हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर व्हाट वी कैन से सिलेबस की एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है जो कि रेलेवेंट हो आपके एसएससी, रेलवेज और बाकी एग्जाम्स के लिए। और जैसे ये सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में हम रोज कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो है इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, हिस्ट्री या जिसे मैं हिंदी में कह सकती हूँ इतिहास। तो इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास कहते हैं जिसे, प्राचीन। एक होता है मिडीवल, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब देखिए ये तीनों में क्या डिफरेंस है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब एकदम जब भारत का उद्गम हुआ था, ये कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, जब एक इंसान का उद्गम हुआ था, तो वो होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। कौन कौन से राजा थे उस टाइम पर, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से धर्म थे जो आए थे, वैदिक एज, जैन, बुद्ध, ये सब के बारे में ये पढ़ते हैं हम एंशिएंट। इसके बाद में धीरे धीरे डिस्कवरीज होने लग गई, बड़े बड़े राजा आने लग गए, तोप आए, सब आए। तो उसके बाद में जब बाहरी लोगों का आगमन ज्यादा स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया में, तो वो पार्ट आ जाता है आपका मिडीवल का, मतलब मध्यकालीन। जब ये कह सकते हो कि मुस्लिम रिलीजन जो था उसका उद्गम हुआ हमारे भारत देश में। किस तरह से बाहर के जो अटैकर्स आए, जनरली ज्यादातर वो सब क्या थे, मुस्लिम्स थे। तो वो लोग आए, यहाँ पे अटैक की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे, उन्होंने यहाँ पे किस तरह की चेंजेस लाए, तो ये सब हम मिडीवल में पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि कब अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, पोर्चुगीज आए, वो यहाँ पे बिजनेस के नाम से आए थे और कैसे उन्होंने देश में अपना कब्जा कर दिया, और कैसे यहाँ के जो बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज हैं वो लोगों ने उनसे लड़ाई की और फाइनली उन्होंने हमारे देश को आजाद करा दिया। आजाद हुआ, एक संविधान बना और आज हमारा देश उस संविधान के हिसाब से चलता है। इतिहास को आपको ऐसे ही पढ़ना है कि जहां से उद्गम हुई कोई भी चीज, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जिसके अंदर में हमारा क्या आता है, भारत आता है। बिकॉज और भी डिफरेंट सिविलाइजेशन, जैसे मैं बात करूं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, लेकिन इसको हमें इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ना। ये तीनों सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री चालू करेंगे। इंडियन हिस्ट्री में आपको सिर्फ इंडस वैली से ही रिलेटेड पढ़ना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज थे इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि रिपीटेडली बार बार यही चीजों को क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कई लोग ये पूछते हैं कि हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना। देखिए, इतिहास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने जो गलतियां की वो आगे आप ना दोहराओ। आप आगे चल के एक बहुत बड़े अफसर बनने वाले हो, लेकिन अगर आपने वही गलतियां दोहराई तो उनके साथ जो हुआ वही आपके साथ भी हो सकता है। एक ये रीजन हो सकता है। हिस्ट्री से आपको ये पता चलता है कि उस टाइम पे जब टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतना सब कुछ, इतना आसान जिंदगी नहीं थी, उस टाइम पर वो लोग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनके एग्रीकल्चर करने के तरीके क्या थे, उनके हेल्थ सेक्टर्स में किस तरह की चीजें थी, उनकी टेक्नोलॉजीज क्या थी। तो ये सब हमें पता चलता है जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनके दिमाग किस तरह से चले, कौटिल्य जिन्हें हम क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, तो ये सब के बारे में पढ़ा जाता है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो बनी वो किसने बनाई, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि ये क्या है, ये राष्ट्र धरोहर है, आपको इन्हें आगे चल के क्या करना है, संभाल के रखना है पब्लिक से। तो इसीलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पहले एसएससी के एनालिसिस की, तो 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो एंशिएंट हिस्ट्री के पूछेगा।
मिडिवल और मॉडर्न से थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री आपका टफ भी होता है और साथ में बोरिंग भी होता है, सही बोलूं तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है एंशियंट पढ़ने का। हाँ, आपको मिडिवल पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको मुगल काल पढ़ाएंगे तो आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ोगे, तो बार बार हमारे दिमाग में वही चीजें डाली गई हैं। लेकिन एंशियंट जो है ये टर्निंग पॉइंट होता है, विनर और लूजर इसका डिसीजन एंशियंट हिस्ट्री करता है, ठीक है। तो 3 to 5 क्वेश्चंस तो आप मान के चलो कि हर एग्जाम में एंशियंट से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगी ना, आपको खुद को समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये किसका पार्ट हुआ, ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ना होता है कि सोर्सेज ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, की प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ है, क्या है, कि कहाँ से हमें ये चीज पता चला कि एक एंशियंट हिस्ट्री है और किस तरह से वर्क हुआ आगे का। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत का नामकरण, नॉमेनक्लेचर क्या, भारत को किस किस नाम से जाना जाता था, है ना, बाहरी लोग हमारे देश को किस नाम से पुकारते थे, उसके पीछे की इतिहास क्या है ये मालूम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सोर्सेज, अब प्राचीन इतिहास था, एक पर्टिकुलर राजा था, ये कहाँ से पता चलेगा, कुछ ना कुछ सोर्सेज मिले होंगे ना, तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जब खुदाई की जाती है तो नीचे से बिल्डिंग्स निकलती हैं, पूरा पूरा शहर मिल जाता है, मूर्तियां मिलती है, वास्तुकला मिलती है, तो ये क्या है, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो जाते हैं, हिंदी में कहूँ तो पुरातत्व स्रोत हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। इसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज, साहित्य, बहुत सारी किताबें मिली हैं जो पहले के महानुभावों ने लिखी है, तो उससे भी हमें क्या होगा पता चलेगा, अच्छा तो ये इतिहास का ये चीजों से प्रमाण मिलता है। लिखित प्रमाण अगर आपको कहीं मिल रहा है तो सबसे ज्यादा वैलिड उसे माना जाता है। उसके बाद में अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन हिस्टोरियंस, जो भी ह्यूएनसांग, फाहिन, तो ये इब्न बतूता, तो ये जो बड़े बड़े लेखककार थे जो बाहर के फॉरेनर्स थे, वो लोग इंडिया आए, उन्होंने इंडिया को देखा, जाना, समझा, यहाँ पे रहे और फिर इन्होंने किताबें लिखी और पूरे देश, पूरी दुनिया को इन्होंने बताया कि भारत कैसा है, क्या है, ये चीजें, है ना। तो ये फॉरेन हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स की जो भी किताबें होती है उससे भी हमें पता चलता है कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। अब सबसे पहले प्री हिस्टोरिक है कि एकदम पाषाण युग जो था, है ना, स्टोन एज कहते हैं ना, जिसमें जो भीमबेटका की गुफाओं में आपको चित्रकारियां मिलेंगी, तो ये सब क्या है, ये स्टोन एज के टाइम की चीजें हैं कि जब आदि मानव थे तो उन्हें, उनके पास शब्द तो थे नहीं, लैंग्वेज तो थी नहीं बात करने की, तो वो बात कैसे करते थे, तो बात कोई पेंटिंग से करते हो सकता है कि उस तरह से वो कम्युनिकेट करते होंगे, उनकी अपनी खुद की कोई लैंग्वेज होगी, तो वो आपका कौन सा पीरियड हो जाता है, स्टोन एज का पीरियड। फिर आता है मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज। हमको देखो स्पेसिफिकली ऐसा अलग अलग नहीं पढ़ना इनके बारे में बहुत डिटेल में, सिर्फ हमें एग्जाम रेलेवेंट चीजों को ही पढ़ना है। मेगालिथिक कल्चर या फिर आयरन एज, फिर कैसे धीरे धीरे उत्पत्तियां चीजों की चालू हो गई, कैसे इन्हें लोहा मिला, तांबा मिला, है ना, कॉपर एज आता है, आयरन एज आता है, तो वो सब धीरे धीरे देखेंगे। बिकॉज एक आयरन एज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, बिकॉज कितनी चीजें हैं जो आयरन से बनती है, तो जब इसका आविष्कार हो गया तो इसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या होने लग गई, आगे बढ़ने लग गई। अब देखिए फिर आई क्या, सिविलाइजेशन आई, फिर लोग रहना चालू किए एक जगह। पहले लोग क्या थे, नोमैड्स थे, अलग अलग जगह में रहते थे, थोड़े थोड़े देर के लिए एक जगह पे रहते थे और फिर वो लोग आगे बढ़ते थे, ट्रांसफर होते रहते थे। लेकिन जैसे ही एक सिविलाइजेशन आ गई, इनके पास खाने को चीजें आ गई, इन्हें टेक्नोलॉजी आ गई, इन्हें एग्रीकल्चर समझ में आ गया, तब फिर ये लोग इधर उधर ना होकर एक जगह पे रहना चालू कर दिया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो क्या हो गई, पूरी सभ्यता बन गई, पूरी एक सिविलाइजेशन बन गई। अगर आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, है ना, काफी अच्छी मूवी है, जाके देखिए, उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी, ओके इस तरह से क्या हुआ था, उत्पत्ति थी, उस टाइम की चीजें ऐसी हो सकती है, माना जा सकता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके अंदर में आपको क्या देखना है कि उस टाइम की कौन कौन सी डिस्कवरीज है, कौन कौन सी खोज हुई है, उनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था, कहां से कहां तक आप कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके यहाँ नॉर्थ ईस्ट से लेकर ऊपर कश्मीर वाला पार्ट और नीचे महाराष्ट्र तक का, है ना। तो ये पूरा आपका क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है। तो ये कहाँ है, कौन से, सबसे नॉर्थ की कौन सी सिटी थी, सबसे साउथ की कौन सी सिटी है,
ईस्ट की और वेस्ट की, इसको एग्जाम में पूछता है। तो जब पढ़ेंगे तब मैं आपको सारा चीज बताऊंगी, आपको कहीं कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगा। मेरे लेक्चर देखो और सीधे क्वेश्चंस बनाओ, पीवाईक्यूज बनाओ, अलग से एमसीक्यूज बनाओ, सब बन जाएंगे आपसे। आगे फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल, कालीबंगन। तो इन ये सब जगहों से क्या चीजें मिली है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेट बाथ, है ना, एक बहुत बड़ा नहाने का कुंड मिला है, बेदिंग कुंड, तो वो कहां से मिला है, वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन मेजर कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं क्या थी वो देख सकते हो। तो विशेषताएं आप क्या कह सकते हो कि काफी एक, ये जो सभ्यता थी बहुत ही प्लान्ड थी। देखना, प्लान्ड सिटीज थी, आज की सिटी इतनी प्लान नहीं है, जो उस टाइम पे हड़प्पा सिटीज प्लान्ड थी। वहां का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही बढ़िया था। आज का देख लो कैसा है, बारिश होती है और पूरा का पूरा पानी रोड पे आ जाता है ना। लेकिन उस टाइम पे जो जल निकासी व्यवस्था थी, कह सकते हैं बहुत ही अच्छी थी। तो इनके बारे में पढ़ना है कि वो लोग कैसे रखते थे इन चीजों को, है ना, किस तरह से सिस्टमैटिकली, जबकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है, तब जाकर उनकी सब चीजें सही थी। सोशल लाइफ, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, मैट्रियार्कल था कि पैट्रियार्कल था, है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देन पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक कैसे थे, राजा था, जनता थी, किस तरह से ये लोग वर्क करते थे, है ना, मोनार्की, रिपब्लिक, जो भी, तो वो पूरी पॉलिटिकल लाइफ इनकी कैसी, इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, आर्थिक लाइफ, ट्रेडिंग करते थे कि एग्रीकल्चर करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से एनिमल्स थे जो इंडस वैली के टाइम पर मिले थे, गाय, कुत्ता, ऑक्स, लायन, टाइगर, हॉर्सेस, है ना। तो ये कैसे मिले हैं, कैसे पता चला है कि उस टाइम के थे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बरी किए गए, जब खोदा गया तब इनके अवशेष मिले और उससे पता चला कि हाँ, उन अवशेषों को चेक किया गया और बताया गया कि हाँ, ये इस समय से यहाँ पे मौजूद है। तो कौन कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था, किनका यूज किया जाता था, उसको हम देखेंगे। उस टाइम के ट्रेड्स कैसे थे, क्राफ्ट कैसे थे, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज की जाती थी, मापने के कौन कौन से मेजर्स थे उनके पास में, वेट्स के लिए, वजन के लिए वो क्या यूज करते थे, 1 किलो 2 किलो के लिए कौन से पत्थर यूज करते थे, तो वो सबको हम पढ़ेंगे। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस टाइम की जो पॉटरीज थी, है ना, वो काफी मिलती है, ब्लैक एंड रेड पॉटरीज आप बोल दीजिए, या फिर नटराज की मूर्ति, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति, तो ये सब क्या है, उनका आर्किटेक्चर है, आर्ट है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से हैं। लास्ट में ये देखना है कि किस तरह से हड़प्पा डिनेस्टी की डिक्लाइन हुई। बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग स्टोरीज बताते हैं, कई कहते हैं कि साइक्लोन आ गया, सुनामीज आ गई, अर्थक्वेक्स आ गए और ये पूरी तरह से हट गए। कई लोगों का ये मानना है कि आर्यंस आ गए, उन्होंने ये इस सभ्यता को खत्म कर दी। तो जैसे भी इनका स्टोरी है उसको हम देखेंगे, क्योंकि ये भी पूछता है कि बताइए अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, है ना, क्या हो सकता है कि उनके हिसाब से हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सिविलाइजेशन आ गई, लोगों को चीजें रहने का एक तरीका समझ में आया, तब आया फिर वैदिक एज। इसमें आए वेद, 4 वेद होते हैं जो, वो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्य कैसे आए, है ना, आर्यों के बारे में जानेंगे। फिर जितने भी वेद थे आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इन वेदों के बारे में, उस टाइम पे महिलाओं की क्या पोजीशन थी, है ना, कि महिलाओं की जो वैदिक एज थी उसमें महिलाओं की काफी अच्छी पोजीशन थी, लेकिन लेटर वैदिक में आते तक महिलाओं की पोजीशन क्या होने लग गई, डिक्लाइन होने लग गई। तो उसका क्या रीजन है वो देखें। कौन से वैदिक लिटरेचर्स है, महाभारत, रामायण, ये सब एपिक्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, किसने लिखा है इनको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री मॉडर्न एज, अब देखिए इसको हम प्री मॉडर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि महाजनपद बनना चालू हो गए थे, है ना, 16 महाजनपद बने थे। आप ये कह सकते हो कि 16 बहुत बड़ी बड़ी सिटीज बनी थी जिनके अपने अपने क्या थे, राजा थे। 16 महाजनपद के राजाओं में आपस में लड़ाई हुआ, बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद में एक जो बहुत बड़ा साम्राज्य बना वो था आपका मगध साम्राज्य। और मगध में जो सबसे बड़ा राजा हुआ वो मौर्यन डिनेस्टी का था। तो दैट इज द रीजन इस एज को हम कैसा पढ़ सकते हैं, प्री मॉडर्न
पोस्ट मॉर्यंस। तो प्री मॉर्यन में ये मत समझो कि एकदम आपको अशोक के पहले का, महाजनपद के पहले का है। इसमें आपको ये देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट रिलीजन्स थे जो कि क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। क्योंकि देखो एक हिंदू रिलीजन था उस टाइम पे, बिकॉज वेद आ गए थे तो हिंदुइज्म का काफी डोमिनेशन आ गया था, लेकिन वेद की बातों पे कई लोग विश्वास नहीं करते थे, और इस चक्कर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन थी जो अचानक से उदय हुई, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये दोनों को पढ़ना जरूरी हो जाता है आफ्टर दी वैदिक एज। ठीक, तो सामाजिक आर्थिक विकास कैसे हुआ वैदिक एज के टाइम पर, वो सबको हम देखेंगे। कौन से नए रिलीजियस सेक्ट्स बने, तो कौन से बने, एक बना जैनिज्म, महावीर स्वामी वाला, तो जैन धर्म बना। तो जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे, इनकी फिलॉसफीज कैसी थी, और फिर इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। भाई हर किसी ने जैन धर्म को नहीं अपनाया, बुद्ध धर्म हमारे भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन अगर आज आप देखोगे तो बुद्ध का जितना इन्फ्लुएंस चाइना, तिब्बत और दूसरे बाहर की कंट्रीज में है उतना इंडिया में नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको मालूम होना चाहिए। हमारे देश में जैन धर्म काफी विकसित है। देखिए, तो बुद्ध धर्म हुआ, जैन हुआ, फिर आएंगे बुद्ध। तो बुद्धिज्म में भी सेम चीज पढ़ना कि गौतम बुद्ध हुए, कौन कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, इंपॉर्टेंट है ना, किस राजा के टाइम पर कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर, साहित्य क्या थे, और किस तरह से बुद्धिज्म जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, इनकी सोच क्या थी, कई लोगों ने अपनाया, कई लोगों ने नहीं अपनाया। कौन से अदर हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। महाजनपद, जैसा कि मैंने कहा कि 16 महाजनपद थे जो फॉर्म किए गए, और इसी के ही बीच में क्या हो रहा था कि जो विदेशी हैं उनके आक्रमण यहाँ काफी चालू हो गए थे, और सबसे ज्यादा किसका हुआ, अलेक्जेंडर का, सबसे पहले जो आया था, है ना। तो सिकंदर द ग्रेट आए, उनका आक्रमण हुआ, यहाँ के राजा पोरस के साथ उनकी लड़ाई हुई, और फाइनली सिकंदर जीता भी और आगे बढ़ गया। आगे जैसे ही वो बढ़ रहा था तो वैसे ही नंद डिनेस्टी की जो आर्मी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, और तब तक सिकंदर की आर्मी काफी वीक हो चुकी थी, और फाइनली इन्होंने कहा कि हम वापस हमारे खुद की कंट्री में चले जाएंगे, और वो लोग वापस चले गए। वहां पे अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। लेकिन दिस वाज द स्टार्टिंग कि किस तरह से अब क्या हो रहा था, फॉरेनर्स को आने का रास्ता मिल गया था, और वो धीरे 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 क्या हो रहे थे, आना चालू हो गए थे। इरानियन एंड पर्शियन इन्वेशंस कैसे हुए, है ना, गजनवी आए, घोरी आए, तो ये लोग कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से वो यहाँ के राजाओं के साथ में उनकी लड़ाइयां हुई, और कैसे अगर जीत गए तो उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर दी, और हार गए तो वापस चले गए। महाजनपद कौन से हैं और उनकी कैपिटल्स क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हमको पढ़ना है। मैं हर चीज पढ़ाऊंगी आपको, छोटे छोटे लेक्चर्स लेकर आऊंगी, आपको सारी डिटेलिंग उसमें मिल जाएगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अब आया मौर्य डिनेस्टी। मगध साम्राज्य सबसे बड़ा था, बहुत सारे राजा आए। नंद डिनेस्टी काफी बड़ी थी। नंद के बाद में, नंद को हराते हुए विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डिनेस्टी की स्थापना कर दी, और उनके बारे में सबसे ज्यादा हम पढ़ना जरूरी होता है। तो मॉडर्न पीरियड की लिटरेरी सोर्सेस क्या है, हमको कहाँ से पता चला इस साम्राज्य के बारे में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तो ये लोग कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए मौर्य डिनेस्टी के, बिकॉज अशोक के बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था अशोक ने, और फिर इन्होंने अपने बच्चों को क्या किया, बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में भेज दिया कि आप जाइए और प्रचार कीजिए बुद्धिज्म का। तो उसके बाद की लड़ाइयां नहीं थी, कलिंग का युद्ध काफी बड़ा था, वो सबको हम इसमें पढ़ते हैं। लेटर मॉरियंस में क्या आ जाएंगे, आपके पूरे बुद्धिज्म से रिलेटेड इनके जो भी थे बच्चे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरह से वो वर्क करते थे, कौन से टैक्सेस, रेवेन्यूज थे जो वो जनरेट करते थे। मॉडर्न एम्पायर आर्मी, वहां की उनकी जो आर्मी थी वो कितनी स्ट्रांग थी, बिकॉज देखिए उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रांग आर्मी ये लोग रखते थे। तो इसके पीछे क्या रीजंस था वो देखें। और फिर धीरे धीरे मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया, तो इसके पीछे के रीजंस क्या थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट मॉडर्न, तो अब मौर्य के बाद में क्या हुआ कि सेंटर इंडिया में और भी बहुत से डिफरेंट छोटी छोटी डिनेस्टीज आने लग गई, जैसे कि शुंग डिनेस्टी, कण्व डिनेस्टी, चेदी डिनेस्टी, सातवाहन। अब देखिए इसमें आपको एक एक राजा के बारे में नहीं पढ़ना है,
हुआ ये था कि ये डिनेस्टीज ने काफी अच्छे अच्छे टेम्पल्स, आर्किटेक्चर्स बनाए थे, कुछ यूनिक चीजें थी इनकी डिनेस्टीज के बारे में जिन्हें हमें पढ़ना होता है। पूरी स्टोरी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये राजा था, इसने इससे शादी की, ये सब नहीं जानना है हमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं शुंग डिनेस्टी से रिलेटेड सिर्फ उन्हें ही हमें देखना होता है। पोस्ट मॉडर्न, अब देखिए पोस्ट मॉडर्न में और कौन कौन से राजा हुए वो सबको देंगे। शक डिनेस्टी आई, प्रतिहार, कुषाण, जैसे आपने एग्जाम में भी देखा होगा तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कुषाण समय की ये टेम्पल था, ये किस राजा ने बनाया था, तो वो किस डिनेस्टी का था, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो काफी टेम्पल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे मॉस्क हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए कि किसने क्या बनाया है। मैं पूरी लिस्ट दे दूंगी आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे लेक्चर्स देखो और एमसीक्यूज बनाओ। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, इनके टाइम पे आर्ट का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कला किस तरह से विकसित हुई, उसको हम देखेंगे। चलिए, अब ये तो मैंने क्या बात की, सेंटर की और नॉर्थ इंडिया की। अगर हम साउथ में आ जाएं तो साउथ और इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि यहाँ था हमारा संगम लिटरेचर, पूरा संगम एज के बारे में, किस तरह से संगम का उद्गम हुआ, कौन कौन से साउथ के इंपॉर्टेंट किंग्स थे जैसे कि चालुक्य, चोला, चेराज, है ना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे साउथ के। विजयनगर, बहामनी, ये तो चलिए आपके मिडिवल में आ जाएंगे। तो एंशिएंट में ये कुछ इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज थी जो साउथ इंडिया में क्या हो रही थी, आगे बढ़ रही थी। इन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए, कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क्स है। इंपॉर्टेंट होती है साउथ में सबसे ज्यादा लिटरेचर, रीजन ये है कि उनकी लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है, तो लिटरेचर जो लिखा गया है वो काफी स्मूथ है, काफी अच्छी होती है उनकी, तो इसीलिए उस टाइम की चीजों को हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन से राजा थे, वो सबको हम साउथ में पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका गुप्ता एज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुप्ता एज, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में इसमें देखेंगे। देखिए चंद्रगुप्त टू, कुमार गुप्त, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। गुप्ता एज को एक गोल्डन एज कहा जाता है, उसके पीछे क्या रीजन था, बहुत सारे सुंदर ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए गए थे गुप्ता एज में। कॉइन्स आए थे, गोल्ड कॉइन्स का भी इन्होंने इस्तेमाल स्टार्ट किया था। देन गुप्ताज पेंटिंग कैसी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स आप कह सकते हो या साइंटिस्ट कह सकते हो, डॉक्टर्स कह सकते हो, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पर थे। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गुप्ता लिटरेचर, गुप्ता एम्पायर, तो इसको हमको काफी अच्छे से पढ़ना है। फिर धीरे धीरे ये भी क्या होने लग गए, डिक्लाइन होने लगे। जैसे डिक्लाइन कैसे होते थे, कोई बाहर के राजा लोग आके क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे। पोस्ट गुप्ता, अब पोस्ट गुप्ता में कौन आ जाएंगे आपके, कन्नौज, राष्ट्रकूटा, पालाज, ये सब छोटी छोटी डिनेस्टीज हैं जो क्या हो रही थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई। एक सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई, वैदिक एज आया, डिफरेंट रिलीजन आए, हिंदू के अलावा जैन और बुद्ध भी आ गए, फिर आए महाजनपद आए। इसमें सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा रहा, मगध। मगध डिनेस्टी में आए मौर्य। फिर मौर्य जैसे ही डिक्लाइन हुए तो कौन से छोटे छोटे से राजा थे उस एरिया में जो लोग आगे बढ़ने लग गए। उसके बाद में आए सब, अब देखिए मौर्य के बाद जो सबसे बड़ी डिनेस्टी आई वो थी गुप्ता एम्पायर। मौर्यंस के बाद में गुप्ता सबसे बड़ी थी, इनके बीच में छोटे छोटे राजा थे। वैसे ही गुप्ता के बाद में भी राष्ट्रकूटा, पाला, सेना, राजपूताज, तो ये सब भी क्या हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। तो राजपूत के बारे में मतलब पूरा क्या आ गया आपका, नदर्न इंडिया आ गया, है ना, वहां पे देखेंगे। डेक्कन, साउथ वाले पार्ट में कौन आ गए आपके, राष्ट्रकूटाज आ गए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट गुप्ता एज। इसके बाद में अब जैसे कौन आ गए, हम अपने राजपूत आ गए। अब पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई, मोहम्मद गोरी से। तो अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका मिडीवल एज। फिर भक्ति मूवमेंट, विजयनगर, बहामनी और कौन कौन सी एम्पायर्स थी, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, मिडीवल एज में। ये प्राचीन काल का सिलेबस था कि आपको सिर्फ यही चीज पढ़नी है। दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लिस्टिंग है सबकी, लेकिन एक तरीका होता है सबको पढ़ने का। तो वीडियोस मेरी आएंगी, उन्हें आप देखिए, समझिए। कोई भी डाउट रहता है तो मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी टेलीग्राम चैनल में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप चाहते हैं जो करंट इश्यूज में हो, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके ऊपर में वीडियोस लाना चालू कर देंगे। पढ़िए अच्छे से, एमसीक्यूज दीजिए, एग्जाम निकालिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।